बेटा इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताने वाला हूं कि जो ग्लूकोज होता है उसका फेट क्या क्या हो सकता है। टॉपिक का नाम है हमारे फेट ऑफ ग्लूकोज। फेट ऑफ ग्लूकोज। तो एक पर्सन थे जिनका नाम था पेफर कॉस्टिशेव। इन्होंने एक स्कीम दी थी जिस स्कीम को मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं। इन्होंने बताया था कि जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है और इसे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के द्वारा 2 पायरुवेट या पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है जो कि 3 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं। और ये जो पायरुवेट होता है या पायरुविक एसिड होता है, ये पायरुविक एसिड अगर ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वहां पे ये फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर वहां पे इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होता है तो यहां पे फॉर्मेशन होती है लैक्टिक एसिड की और साथ में एनर्जी की सिंथेसिस होती है। और अगर वहां पे ऑक्सीजन एब्सेंट होगा तो सिंथेसिस हो जाती है इथेनॉल की या अल्कोहल की, साथ में CO2 प्रोड्यूस होता है और एनर्जी की सिंथेसिस होती है तो ये एक स्कीम थी जो हमें पढ़नी थी। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो पहला वाला प्रोसेस है जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, इसको अगली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। और इस प्रोसेस के अंदर हमें डिटेल में पढ़ना है कि किस तरीके से ग्लाइकोलिसिस के द्वारा पायरुविक एसिड बना था, पायरुविक एसिड किस तरीके से एसिटाइल कोएंजाइम में बनाता है, जिस प्रोसेस से ये एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है उसे हम लोग ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कहेंगे। और ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होने के बाद किस तरीके से क्रेब्स साइकिल होगी, ये सारे डिटेल मैं थोड़ा सा प्रिसाइजली लिख दे रहा हूं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में अगली वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। अगले वीडियो में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, हमने देखिए लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है ग्लाइकोलिसिस को, मतलब जो ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था, इसको ग्लाइकोलिसिस द्वारा 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन किया जा चुका है जिसे हम लोग पायरुवेट कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को जिसे हम लोग ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ये लास्ट वीडियो में मैंने कवर कर लिया था। अब ये जो पायरुवेट था, ये पायरुवेट बनाता है बेटा 2 मॉलिक्यूल 2 कार्बन के, जिसे हम लोग एसिटाइल कोएंजाइम A कहते हैं। और प्रोसेस जिससे ये एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा उसे हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। और बेटा ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है यहां पे बने, ये एसिटाइल कोएंजाइम A हमारे एंटर करते हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर। और इन सारे स्टेप्स पे जो जो एनर्जी, बड़े एनर्जी मॉलिक्यूल बने थे,
जैसे ग्लाइकोलिसिस में जो हमारे दो NADH मॉलिक्यूल्स बने थे, इसी तरीके से ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में जो हमारे दो NADH मॉलिक्यूल बने थे, और इस स्टेप में जो हमारे 6 NADH मॉलिक्यूल बनेंगे और 2 FADH मॉलिक्यूल बनते हैं। इनको फर्दर और ज्यादा ब्रेक डाउन किया जाएगा और ब्रेक डाउन करके इन मॉलिक्यूल्स को एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इन सब मॉलिक्यूल को ATP में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इन सब मॉलिक्यूल को ATP में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और ध्यान से सुनना मेरी बात, और यहां पे ऐसा नहीं था ATP नहीं बनती थी, ग्लाइकोलिसिस में हमारी 2 ATP बन रही थी। और क्रैब साइकिल में भी हमारी बेटा, क्रैब साइकिल में भी हमारे 2 GTP बनते हैं, मतलब जो ATP के इक्विवेलेंट ही होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे तो 2 और 2 4 ATP बन रही है। तो ये जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं इनको फर्दर और ज्यादा ब्रेक डाउन किया जाएगा और ATP में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और जिस प्रोसेस के द्वारा ये ATP बनाई जाएंगी उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और बेटा ग्लाइकोलिसिस कहां पे हुआ था? साइटोप्लाज्म में हुआ था। जो पायरुवेट है उसको माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा। और सिमिलरली क्रेब साइकिल भी बेटा हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होगी। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। ये मैंने अभी आपको एक समराइज्ड वे में इसे बताया है एरोबिक रेस्पिरेशन को। ये सब हमें एक एक स्टेप में पढ़ने हैं। इनके अंदर बेटा बहुत सारे डिटेल्स हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको स्टेप बाय स्टेप में बताता चला जाऊंगा। अगली वीडियो में बताऊंगा इसे। अब यहां पे जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वो है सबसे पहले जो हमारे लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन है और इथेनॉल की फॉर्मेशन है। ये दोनों ही प्रोसेस हमारे कंसीडर किए जाते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, और यहां पे जो लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा उसके लिए हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और जो यहां पे इथेनॉल की प्रोडक्शन होगी उसे हम कहते हैं अल्कोहल फर्मेंटेशन। अल्कोहल फर्मेंटेशन, ये 2 अलग अलग प्रोसेस हैं जिन्हें हमें डिटेल में पढ़ना है। तो आइए हम लोग अब शुरू कर लेते हैं बेटा फर्मेंटेशन को, और देखते हैं इसमें हमें कौन कौन से डिटेल पढ़ने हैं। फर्मेंटेशन, देखिए इस प्रोसेस को प्री हिस्टोरिक टाइम से यूज किया जाता था वाइन प्रोडक्शन करने के लिए, लेकिन लोगों को कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं था ये मैकेनिज्म। और सबसे पहले पर्सन जिन्होंने इस प्रोसेस को डिस्कवर किया उनका नाम गे लुसाक था। गे लुसाक वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर फर्मेंटेशन, जिन्होंने फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया। और बेटा इसमें फर्मेंटेशन में जो सबसे पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है अल्कोहल फर्मेंटेशन टॉपिक। अल्कोहल की फर्मेंटेशन या अल्कोहल फॉर्मेशन बेसिकली ईस्ट द्वारा की जाती है, और ये जो ईस्ट है इसका नाम होता है
सैकेरोमाइसिस सेरिविसाई, जो इन अल्कोहल या इथेनॉल का प्रोडक्शन करने में, जिसका कॉमर्शियली सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। और ये जो प्रोसेस है अल्कोहल फर्मेंटेशन का, ये कंप्लीटली एनएरोबिक है, मतलब यहां पे ऑक्सीजन की एब्सेंस होनी चाहिए, तभी ये प्रोसेस हो पाएगा। अब बेटा अल्कोहल फर्मेंटेशन में दो मेजर स्टेप्स होते हैं, यहां पे दो मेजर स्टेप्स हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें जो पायरुविक एसिड होता है, इस पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इस 3 कार्बन के मॉलिक्यूल को फर्दर ऑक्सीडाइज किया जाएगा और इसमें से बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो इसकी कार्बन थी उसको कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज करवा दिया जाता है। कहने का मतलब है यहां पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है, और इस डीकार्बोक्सिलेशन को करवाने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, जिस एंजाइम के लिए कोफैक्टर के तौर पे मैग्नीशियम आयन रोल प्ले करते हैं। और यहां पे ये पायरुविक एसिड जब कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाती है तो ये 2 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनाता है जिसे हम एसिटल्डिहाइड कहते हैं। ये एसिटल्डिहाइड 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है और साथ में यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाती है 1 कार्बन की फॉर्म में। तो 3 कार्बन में से 1 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में लिबरेट हो गया, तो यहां पे जो बचा हुआ है वो 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है जिसे हम लोग एसिटल्डिहाइड कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, एसिटल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो गई। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा बेटा, दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल था, ये एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल जो कि 2 कार्बन का मॉलिक्यूल था, ये अब इसको रिड्यूस किया जाता है। और रिड्यूस करने के लिए जो एजेंट होते हैं वो होते हैं बेटा हमारे NADH। और इस NADH मतलब इसको बेसिकली यहां पे यूटिलाइज कर लिया जाएगा, खर्च कर दिया जाता है। तो इस NADH को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके कन्वर्ट कर दिया जाता है इथेनॉल के अंदर। और यहां पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसका नाम है अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, जो कि इस इथेनॉल का प्रोडक्शन करवाएगा। और यहां पे ये NADH बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है या ब्रेकडाउन हो जाता है NAD+ में। तो इस तरीके से इन दो स्टेप से इथेनॉल की प्रोडक्शन करवा दी जाती है, जिसे हम लोग C2H5OH के नाम से भी जानते हैं, जो इसका फॉर्मूला है। तो पहले स्टेप में हमने क्या देखा, पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था, उसे पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज ने डीकार्बोक्सिलेशन करवाया और उससे CO2 को रिलीज करा दिया और एसिटल्डिहाइड की फॉर्मेशन करवा दी। और दूसरे स्टेप में हमने क्या देखा, ये जो एसिटल्डिहाइड था, ये एसिटल्डिहाइड को रिड्यूस कर दिया गया और इथेनॉल बनाया। और रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे कौन था, NADH था, और एंजाइम्स में जो इन्वॉल्व था वो था अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। एंड फाइनली हमारे पास में क्या आया, इथेनॉल आया बेटा। अब बेसिकली बात ये है कि जो हमारी ईस्ट है, जो इस अल्कोहल का या इथेनॉल का प्रोडक्शन करती हैं, वो बेसिकली इसे एक्यूमुलेट नहीं करती हैं, वो इस इथेनॉल को या अल्कोहल को प्रोड्यूस करती रहती हैं, इसका प्रोडक्शन करती रहती हैं और इसको बाहर एक्सक्रीट कर रही होती हैं, इसको बाहर एक्सक्रीट करती रहती हैं। और दूसरी बात यहां पे ये है कि ईस्ट कभी भी 13% से ज्यादा अल्कोहल सिंथेसाइज नहीं कर सकती, क्योंकि 13% अल्कोहल होने पे जो ईस्ट है वो पॉइजनिंग होने के कारण, उस ईस्ट की पॉइजनिंग होने के कारण
डेथ हो जाती है। मैंने क्या बोला कि अगर 13% तक अल्कोहल हो जाता है तो ईस्ट पॉइजनिंग हो जाती है, उस अल्कोहल की पॉइजनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से इस ईस्ट की डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए आपको कभी भी जो नेचुरल बेवरेजेस होती हैं, उन नेचुरल बेवरेजेस में जैसे कि वाइन में और बियर में 13% से ज्यादा अल्कोहल नहीं मिलता। वहां पे आपको 13% से ज्यादा अल्कोहल नहीं मिलता। और बेटा जो आप देख पाते हैं स्पिरिट्स, मतलब जिनके अंदर 40% से ज्यादा अल्कोहल होगा, तो आप कहेंगे कि इनकी सिंथेसिस कैसे की जाएगी, ये कैसे बनाए जाएंगे? तो स्पिरिट्स जिनमें 40% से ज्यादा अल्कोहल होता है, उस हायर अल्कोहल कंसंट्रेशन को, उस हायर अल्कोहल को अचीव किया जाता है डिस्टिलेशन द्वारा। डिस्टिलेशन करके बेटा हायर अल्कोहल कंसंट्रेशन अचीव की जा सकती है। तो ये तो बात रही हमारे किसकी, अल्कोहल फर्मेंटेशन की। अब अगली बात हम लोग कर लेते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। हम बात कर लेते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। देखिए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को बेटा परफॉर्म करते हैं हमारे होमोफर्मेंटिव बैक्टीरिया, जैसे कि लैक्टोबैसिलस, जो कर्ड फॉर्मेशन करवाता है, पूरा नाम है उसका लैक्टोबैसिलस लैक्टाई। और दूसरा मसल्स के अंदर यह प्रोसेस होता है जब भी हम विगोरस स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं। जब भी हम विगोरस एक्सरसाइज करेंगे तो ये मसल्स के अंदर भी होता है। अब यहां पे बेसिकली होता क्या है, तो जो पायरुविक एसिड था, उस पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इस प्रोसेस को कैटेलाइज करता है एक एंजाइम जिसे हम कहते हैं लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। और यहां पे कोएंजाइम और मेटल आयन कोफैक्टर के तौर पे फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और जिंक एक्ट करेंगे, और इस तरीके से ये लैक्टिक एसिड की सिंथेसिस हो जाती है। यहां पे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट नहीं होती। और बेटा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मसल्स के अंदर ये लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से मसल क्रैम्प हो जाते हैं, या मसल्स में पेन रहता है। और जब तक ये लैक्टिक एसिड मेटाबोलाइज नहीं होगा तब तक ये पेन उस मसल में रहेगा। तो ऐसा होता क्यों है? तो सपोज करो कोई पर्सन है जिसने अचानक से एक्सरसाइज या विगरस स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज स्टार्ट की। अब ज्यादा एक्सरसाइज की तो ऐसी कंडीशन में उसकी जो एनर्जी डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब एनर्जी डिमांड इंक्रीज होने के कारण उसकी बॉडी में रेस्पिरेशन का रेट भी बढ़ाना होगा, लेकिन रेस्पिरेशन करने के लिए चाहिए होगा सफिशिएंट ऑक्सीजन। तो सफिशिएंट ऑक्सीजन को फुलफिल करने के लिए उसका ब्रीदिंग रेट भी बढ़ेगा, और साथ में उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसका हार्ट रेट इंक्रीज होगा। लेकिन फिर भी अगर वहां पे
वो ऑक्सीजन की डिमांड फुलफिल ना हो पाए, मतलब पार्शियल ऑक्सीजन वाली कंडीशन रहे, तो उसकी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन ना होके उसकी बॉडी में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या उसकी मसल्स में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करने से क्या होगा, यहां पे क्या होगा बेटा, जो हमारी लैक्टिक एसिड का तो फॉर्मेशन होगा ही होगा, लेकिन लैक्टिक एसिड के साथ साथ यहां पे 2 एटीपी की सिंथेसिस भी हो जाती है। और एक बात और ध्यान रखना, जब भी पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है तो इस स्टेप में भी बेटा एक NADH को रिड्यूस कर दिया जाता है और वो NAD+ बना लेता है। तो यहां पे दोनों ही प्रोसेस, चाहे आप बात करें पायरुवेट या पायरुविक एसिड से इथेनॉल बनती हो, चाहे इथेनॉल बनती हो और चाहे इस प्रोसेस से लैक्टिक एसिड बनता हो, दोनों में ही एक NADH का यूटिलाइजेशन होता है। यहां पे एक NADH मॉलिक्यूल का यूटिलाइजेशन होगा। अगर 2 पायरुविक एसिड है तो 2 NADH खर्च हो जाते हैं। यहां पे NAD+ बन जाएगा NADH से, और सिमिलरली इस स्टेप में भी यहां पे एक NADH खर्च होता है, यहां पे भी एक NADH खर्च हो जाता है और ये भी एक NAD+ बना लेगा। और अगर ये 2 पायरुविक एसिड से 2 इथेनॉल बननी है और 2 लैक्टिक एसिड बनने हैं तो ये 2-2 हो जाएंगे बेटा, ये मॉलिक्यूल हमारे 2-2 हो जाएंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमारा जो नेट गेन एनर्जी का होता है वो 2 ATP का होगा। क्यों होगा? क्योंकि बेटा ग्लाइकोलिसिस में जो कॉमन स्टेप था, मैंने आपको बताया था ग्लाइकोलिसिस क्या है, ये एक कॉमन स्टेप है एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। इस प्रोसेस में 2 NADH की सिंथेसिस की गई थी और 2 ATP बनाई गई थी। अब यहां पे अगर अल्कोहल फर्मेंटेशन होता है तो भी 2 NADH की जो ग्लाइकोलाइसिस में बनी थी उनको यूटिलाइज कर लिया जाएगा, और अगर यहां पे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है तो उसमें भी हमारे 2 NADH थे, उन्हें यूटिलाइज कर लिया जाएगा। तो हमारी ये 2 NADH तो यहां पे बचेंगे नहीं, केवल 2 ATP बनेगी, तो केवल नेट गेन यहां पे जो बचता है वो 2 ATPs का बचेगा। अब अगली बात यह है कि इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। मैं बात कर ले रहा हूं स्पेशल फीचर्स की। स्पेशल फीचर्स की ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो बेटा स्पेशल फीचर्स में सबसे पहला फीचर आपको जो पढ़ना है या याद रखना होगा वो है कि इस प्रोसेस में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा या ब्रेकडाउन होगा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का या फूड का। मतलब कहने का यह है कि अगर एक ग्लूकोज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है या फूड के तौर पे वहां पे एक्ट कर रहा है जिसको ऑक्सीडाइज किया जाना है, तो इससे केवल लेस देन 7% एनर्जी को ही एक्सट्रैक्ट किया जा सकेगा और उससे एटीपी सिंथेसाइज करवा ली जाएगी, उससे एटीपी सिंथेसिस करवा ली जाएगी। दूसरा, ये दोनों ही प्रोसेस चाहे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो चाहे अल्कोहल फर्मेंटेशन हो, ये हैजार्डस होते हैं। अब कहोगे हैजार्डस क्यों है? तो बेटा बैक्टीरिया कह रहा हूं, जो हमारे ईस्ट हैं उस ईस्ट के अंदर भी अल्कोहल ज्यादा सिंथेसिस होने से उसकी डेथ हो जा रही है, और
जो एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं उनमें लैक्टिक एसिड बनने की वजह से उनकी मसल में क्रैम्प्स हो जा रहे हैं या पेन रह रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को हैजार्डस बोला गया है। अब अगली बात यह है कि दोनों ही प्रोसेस में, इन बोथ प्रोसेस जो नेट गेन होता है एनर्जी का वो 2 एटीपी का होगा। जो नेट गेन होता है एनर्जी का वो 2 एटीपी का होगा। उसके अलावा बेटा दोनों ही प्रोसेस में 2 NADH को या NADH को रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। और 5वां पॉइंट, अगर मैं बात करूं अल्कोहल फर्मेंटेशन की, तो अल्कोहल फर्मेंटेशन में इथेनॉल के साथ साथ में CO2 की सिंथेसिस की जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की, तो लैक्टिक एसिड में केवल लैक्टिक एसिड बनेगा, साथ में कोई CO2 वहां पे लिबरेट नहीं की जाती। तो ये सारे फीचर्स थे हमारे एनएरोबिक